जैसे एक झूठ को छुपाने के लिए आदमी 100 झूठ बोलता है, उसी तरीके से एक क्रिमिनल एक क्राइम को छुपाने के लिए 100 क्राइम और करता है। नमस्कार, मैं पीआई रंजीत ठाकुर। आज मैं आपको एक ऐसे ही केस के बारे में बताने जा रहा हूं जहां एक क्राइम को छुपाने के लिए जो किया गया वो किसी भी क्रिमिनल के छक्के छुड़ा दे। और यकीन मानिए, जब ये केस हमारे सामने आया तो हमारी भी रूह कांप गई। ये केस सितंबर 2017 का है, जब मेरी पोस्टिंग गुरुग्राम थाने में थी। विवाह संपन्न हुआ, आज से आप पति पत्नी हुए। मम्मा, आपकी शादी हो गई? हो गई। अब मैं मिठाई खा लूं? हेलो, हाँ मम्मी, बहुत लंबी उम्र है थारी। अभी थारे को याद कर रही थी और तारा फोन आ गया। अरे रश्मि, कहाँ है तू और विवान कहाँ है? मम्मी, वो मैं और विवान मोहन के साथ है। मैंने और मोहन ने मंदिर में शादी कर ली है। क्या क्या बोल रही तू? रश्मि, पागल हो गई है क्या? कहाँ है तू? बता मुझे, मैं अभी आती हूँ। मम्मी, अभी मोहन वेट कर रहे हैं, हम लोगों को निकलना है। मैं बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? अभी रख रही हूँ फोन। चलो बाय। रश्मि, सही कही थी भाई तूने, ये तो बड़ी चौकी है। रश्मि, हमारी बहन रति। जीती रहे, सदा सुहागन रहे। चलो चलो चलो, अंदर चलो। ज्यादा देर तक दरवाजे पे नहीं खड़े रहते, नजर लग जाएगी। चलो अंदर आओ आओ। अरे सुनो तो, क्या हुआ? ये तेरा नंदोई, मतलब मेरा पति रविंद्र शर्मा। खुश हो खुश हो। कुंदन, ये मेरा बेटा कुंदन। और ये तेरा बेटा ना, कितना प्यारा है। हाँ बच्चा, मिठाई खाएगा? मिठाई तो खा ली, भूख लगी है, खाना खाना है। सुबह 6 बजे से लगी हूँ रसोई में। सारा खाना मैंने ही बनाया है। भाई ने ब्याह किया है, दावत तो होनी ही चाहिए। दीदी, मैं परोस देती हूँ। अरे तू बैठ बैठ। आज ही ब्याह करके आई है, काम थोड़ी ना कराऊंगी तुझसे आज। कल से तो सब कुछ तुझे ही करना है। हाँ, अरे बावड़ा हो गया कि खुद ही ठूसने में लग गया? पहले उसे तो खिला। मम्मा, आप भी अंकल को खिलाओ ना। अरे अंकल ना है, तेरे पापा है वो। वो मिठाई तो मैं भीतर ही बुलाई, अभी लेके आती हूँ। हाँ? सब कुछ मैंने सजाया है अपने भैया और भाभी के लिए। चुखो है ना? मम्मा, ये कितना सुंदर बेड है, मैं तो इसी पे सोऊंगा। अरे 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 अरे, इधर आ। ये तेरी माँ का कमरा है। तुम तो बड़े हो गए हो। बड़े बच्चे मम्मी के कमरे में नहीं सोते हैं। मैं तुम्हारा बिस्तर बाहर लगा देती हूँ। चल। ये सब दीदी ने ही सजाया है, मुझे भी दीदी ने ही तैयार किया। अकेले ही सब कुछ कर लिया। चल। बत्ती जला कर रखना।
बहुत। ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है। हमारा भी। बत्ती तो बुझा दो। बत्ती जला कर रखना, देखना है मैंने सब। बत्ती बुझा दूंगा तो तने देखूंगा कैसे? भावना आंटी का कान पड़ गया, भागो। भावना, ये इस तरफ शीशा तोड़ा। ये कौन है? इसे पहले तो नहीं देखा। अरे वो राना है ना, उसके घर में जो किराएदार है शर्मा, उसका ही बच्चा है ये। कौन? रति का? पर उसका बेटा तो काफी बड़ा है। रति नहीं, रति का भाई मोहन, उसका बच्चा है ये। अरे काय के भाई बहन, कई बार बाइक पे चिपक के बैठते हुए जाते देखा है मैंने उनको। देखा तो मैंने भी है। अब जिस तरीके से वो मोहन के साथ रहती है ना, भाई बहन कम कुछ और ज्यादा लगता है। खैर भाड़ में जाइए सब। मेरा जो नुकसान हुआ है ना, मुझे उसकी भरपाई चाहिए। और मेरे हाथ में जो काटा वो भी। चलो। अरे क्या हो गया दोनों साथ में? भाभी आपके घर में जो छोरा है ना, उसने मेरी खिड़की का कांच तोड़ दिया। बताओ ये भी कोई बात होती है भला? ये गली है, मैदान थोड़ी है जो क्रिकेट खेलने लग जाते हैं बच्चे सड़क पे। अरे छोरा ही तो है, छोरा ही तो शरारत करे हैं, उसमें के। लो। मैं जी माफी मांगू थारे से, आप शीशा लगवा लियो, आगे खर्चा दे दूंगा मैं। जी ठीक है। मैं चलता हूँ, थोड़ा लेट हो रहा हूँ। जा भाई। अरे रश्मि, मोहन की बीबी अभी कुछ दिन पहले ही शादी की है दोनों ने। वो छोरा जिसने शीशा तोड़ा है वो इसी का है। अच्छा। रश्मि, ये हमारे पड़ोसी, ये भावना भाभी, ये अवनी भाभी। अच्छा, तभी मैं सोचूं वो बच्चा किसका है, पर बच्चा कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। अरे वो इसकी पहली शादी से है। अच्छा अच्छा, पर पहले वाली शादी क्यों तोड़ी? टूटी ना है, एक्सीडेंट हुआ है, तभी तो इतनी छोटी सी उम्र में इसको दूसरी शादी करनी पड़ी। पर घनी किस्मत वाली ठहरी, मोहन जैसा दूल्हा मिला, इसको और इसके बेटे को दोनों को खुशी से अपना लिया। दरवाजा खुला रख। पर कुछ नहीं, तूने कर ली अपनी मनमानी, अब मन नहीं करने दे जो मुझे करना है। दीदी, आप इस वक्त यहाँ? मैं सोची आज हम तीनों साथ में सोते हैं, मैं, तू और मोहन। ये क्या बोल रहे हो दीदी? आप तो मोहन की दीदी हो। दीदी छोड़ो मुझे। मजा आया रात को?
मारा फोन नहीं दिख रहा कहीं। देखा है क्या करेगी फोन का? मैं हूं ना मजा कराने के लिए। वो हमारा फोन नहीं दिख रहा कहीं, आपने देखा है क्या? नाम मैंने तो नहीं देखा। रत्ती दीदी से कुछ बोलते क्यों नहीं हो? ऐसी भी कोई बहन हो गए कोई अपने भाई के संग। छी! मोहन, अगर तुम दीदी से कुछ नहीं बोलोगे तो मैं बात करूंगी। तो कुछ मत कहियो, आज जो कर बस करती जाओ। लोगों में अलग अलग तरह की मानसिकता देखने को मिलती है, जिसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। रति का अपने ही भाई और भाभी के साथ सोना और मोहन का उसे झेलना बहुत ही अजीब था। ऐसी क्या मजबूरी थी मोहन की जिसने उसे खुद ही नहीं बल्कि रश्मि को भी मजबूर कर रखा था। पर ये जो भी था, एक क्राइम की दस्तक जरूर थी, जो रश्मि को पहली बार तब मिली जब रति उनके कमरे में पहली बार आई थी। ये दस्तक हर रात रश्मि को मिल रही थी, जिसे अनदेखा करने के लिए वो मजबूर थी। पर आखिर एक दिन उसके सब्र का बांध टूट गया। छोड़ो, बिहार जाऊंगी मैं घर छोड़कर, अपने बेटे को भी लेके जाऊंगी, हाँ, पति को भी लेके जाऊंगी। और जो मैं होने नहीं दूंगी, हाँ, नहीं हो जाऊंगी, तू नहीं जाएगी, मैं नहीं जाएगी, तू छोड़ लो ये। क्यों क्यों भीड़ लगा रखी है? नहीं हो जाऊंगी, तू नहीं जाएगी, काम डाल लिया तुमने? नहीं जाएगी। चला पड़ेगा। आप सुन मेरी, हाँ, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। छोड़, मुझे चिल्लाऊंगी। बहुत हो गया दीदी दीदी, अब तेरा भांडा मैं सबके सामने फोड़ के रहूंगी। नहीं रहना है मुझे तेरे इस घर में। अरे बावड़ी हो गई है क्या? किधर जाएगी? हाँ, तू जाएगी मतलब मेरा भाई भी इधर से जाएगा। हाँ, जो मैं होने नहीं दूंगी, हाँ, नहीं होने जाऊंगी, तू नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, सामने अभी जाऊंगी मैं। और इतना ही नहीं, जाऊंगी भी और सबको बताऊंगी भी तू कितनी घटिया औरत है। रश्मि, रश्मि, तूने हाथ कैसे उठा दिया इस पे? बहुत हो गया तेरा, बहुत सुन ली तेरी। हम ये घर अभी छोड़ के जाओगे और दम हो तो रोक के देखो। चल रश्मि, सर बैठ, चल बैठ। अरे क्या बात होगी चौधरी साहब, जो इस बड़ी दोपहरी में बुला लिया है? ऐसी बदबू आ रही है जैसे कोई जानवर वनावर मर गया हो। किसी की भैंस भी मर गई होगी और आड़ा फेंक गया होगा। एक काम करो, तुम शॉट देखो और मैं शॉट देखूं। तुम लोग आसपास देखो, बॉडी के और टुकड़े मिलते हैं क्या? सात बोरियों में बॉडी के टोटल 13 टुकड़े मिले। सर देख के तो लगता है किसी एक ही औरत के बॉडी पार्ट्स हैं। और उधर देखिए सर, राइट हैंड पर ओम का टैटू बना हुआ है। सर चेहरा तो बिल्कुल पूरी तरह से कुचल दिया गया है। लगता नहीं मुझे शिनाख्त होने के कोई चांसेस है। और आसपास जाके पूछताछ भी की है मैंने, किसी को कोई आइडिया नहीं है कौन आके बोरिया फेंकेगा। हाँ यार, मैंने भी इन लोगों से पूछा, किसी को कुछ नहीं पता। लगता है ये बोरियां आज नहीं फेंकी गई हैं, कई दिन पहले यहाँ फेंकी गई हैं। हेलो,
बॉडी के पार्ट्स को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और रिपोर्ट जल्दी से जल्दी मंगाओ। जाओ। अंकल पैसे दो ना, भूख लगी है। चल चल निकल यहाँ से। अंकल प्लीज दो ना, बहुत भूख लगी है। तो भूख लगी है तो काम करना, भीख क्यों मांगता है? काम करने से खाना मिलेगा। खाना भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा, करेगा काम? चल यहाँ। क्या नाम है तेरा? विवान। पहले तो तू इस मोहल्ले में नहीं दिखा, कहाँ से आया? नहीं पता। कैसे आया? पता नहीं। चल आज से तेरा काम शुरू। जा चाय दे के आओ। सर, बोरियों में जो डेड बॉडी टुकड़ों में हमें मिली थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 30-32 साल की एक प्रेग्नेंट औरत की थी। इसकी हाइट 5 फीट 2 इंच, रंग गेहुआ और बाल काले थे। सब मौत करीब 6 दिन पहले हुई थी। इसका मतलब 24 सितंबर को शाम को 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे के बीच मौत हुई थी। सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके चेहरे में और सर में मल्टीपल इंजरीज है, जो किसी हथौड़े जैसे भारी चीज से कई बार वार करने की वजह से हुई थी। सर का तो एकदम चूरा बना हुआ है। सब मारने के बाद डेड बॉडी को किसी आरी जैसी चीज से इतने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है, जिसमें उसका फेटस भी कटा और उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए। यादव, ये काम किसी इंसान का नहीं हो सकता, बल्कि इंसान की शक्ल में किसी राक्षस का है, और ऐसे राक्षस को तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। पर इससे पहले हमें इस बॉडी की पहचान करनी होगी। एक काम करो, जहां ये बॉडी मिली है वहां जितने भी रास्ते हैं, उन पर जितने भी सीसीटीवी लगे हैं, उन सब की 24 तारीख से लेकर कल तक की सीसीटीवी फुटेज निकालो। सर, मैंने हेड कांस्टेबल को स्पॉट में भेज दिया है, देखने के लिए कि वहां कोई सीसीटीवी कैमरा है या नहीं। अगर है तो हमें बहुत जल्द फुटेज मिल जाएगी। गुड। एक काम और करो, गुरुग्राम के जितने भी पुलिस स्टेशन है सबको अपडेट करो, और अपनी साइट पे इस औरत की एज, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, इसके टैटू के बारे में, ये बॉडी कितने टुकड़ों में मिली, सब कुछ अपडेट करो A to Z। NCR और आसपास के थानों में भी सबकी इस बॉडी के बारे में बताओ। सब जनाब, गुरुग्राम पुलिस ने एक औरत की डिटेल्स अपलोड की है। मर्डर हुआ है उसका, और बॉडी 13 टुकड़ों में मिली है, और उसके हाथ पर ओम का टैटू भी है। और मुझे तो लगता है कि औरत वही है जिसकी मिसिंग कंप्लेंट हमारे पास में आई हुई है। सर, महेंद्रगढ़ पुलिस स्टेशन से मेल आया। जिस औरत की डिटेल हमने भेजी थी, उससे मैच करती हुई एक औरत की मिसिंग कंप्लेंट भी उन लोगों के वहां सितंबर 1 वीक में दर्ज हुई थी। सितंबर 1 वीक। उस औरत का नाम है रश्मि भटनागर, और उसके हाथ में भी एक ओम का टैटू है। सर, ये मिसिंग कंप्लेंट उसकी मां ने दर्ज करवाई थी। यादव, हो सकता है ये औरत वही हो, क्योंकि ये भी सितंबर के पहले हफ्ते में गायब हुई थी, और उसका मर्डर 24 सितंबर को हुआ, यानी कि गायब होने के 10-15 दिन तक तो ये जिंदा थी। तो सवाल ये है कि इन दिनों में इसने अपनी माँ से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? ये बच्चा कौन है? सर, ये रश्मि का बेटा है। रश्मि और ये दोनों एक ही साथ गायब हुए थे। रश्मि की मां ने बेटी और नाती दोनों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी एक ही साथ। मतलब बच्चा भी गायब था। अब माँ तो मिल गई है, बच्चा कहाँ है? सेठ, बहुत भूख लगी है, 20 रुपए दे दो, तनख्वाह में से काट लेना। 4 चाय बेची नहीं कि भूख लगाई? ये ले, तू पकड़, ये ले, ध्यान रखना, तनख्वाह में से काट लूंगा। चलो। अबे विवान, तू हर दिन किसको फोन करता रहता है? नंबर तो कभी लगता ही नहीं है। मम्मी को, उनका फोन हर वक्त स्विच ऑफ रहता है। अभी तो किसी और को कर लेना, घर में और भी तो लोग होंगे। हैं, नानी, पर मुझे नानी का नंबर याद नहीं। सर, आपने जो डिटेल्स अपलोड की थी उससे मैच करते हुए हमारे पास में मिसिंग कंप्लेंट आई हुई थी, और हाथ पर ओम का टैटू भी था। हाँ, हाथ में ओम का टैटू गुदवाया था। कहाँ है मेरी रश्मि? सर, ये रश्मि की माँ है। इन्होंने रश्मि और विमान की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। आपने मेरी बेटी को ढूंढा है, भगवान आपका बहुत भला करेगा। माँ जी, पानी पीछे। मैं ठीक हूँ, बस आप मेरी बेटी को बुला दीजिए बस। माँ जी, हमें डाउट है कि रश्मि इस दुनिया में नहीं है, उसका मर्डर हो गया।
रश्मि, किसने मार दिया मेरी बेटी को? विवान, विवान का विवान कहाँ है, किस हाल में है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आप जो कुछ भी रश्मि के बारे में जानती है सब बताइए, ताकि हम रश्मि के कातिल को पकड़ सकें और विवान को ढूंढ सकें। पानी पीजिए। माँ जी बताइए। उसका तो नसीब ही पड़ा था, इतनी सी थी तब बाप का साया उठ गया उसके सर से। ब्याह किया पर वहां भी नसीब से हार गई। थोड़े दिनों बाद ही एक एक्सीडेंट में उसका आदमी चला गया। गोद में था उसके विवान। जब वो मायके वापस आई थी, पत्रो बेटा भगवान के सामने किसकी चली, उसकी इतनी लिखी थी वो चला गया, लेकिन तेरे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। कम से कम अपनी नहीं तो विवान के बारे में तो सोच। थोड़े सालों के बाद मेरी एक सहेली की जान पहचान वाला था चेतन भटनागर, उसने आखिर रश्मि का हाथ मांगा। उसकी बीवी उसे छोड़कर किसी और आदमी के साथ चली गई थी। 2 बेटियां थी उसकी। माँ जी, मन्नत घराड़ी की जरूरत ना है, पर बेटियों को तो माँ चाहिए ना। अब अपनी हर जी की बात बाप को थोड़ी बता पाएंगे, और विवान भी छोटा है, उसे भी बाप मिल जाएगा। मुझे लगा कि भगवान ने मेरी सुन ली। विवान का मुंह दिखाकर मैंने रश्मि को मना लिया, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही रश्मि जब मुझे मिलने आई, तब उसने बताया कि चेतन उसके साथ कैसा व्यवहार करता था। आए दिन उसे कुटता रहता था। रश्मि को एक साथी मिल गया, उसके बारे में रश्मि ने मुझे बहुत बाद में बताया था। तू कौन है भाई, और मेरे घर में तू क्या कर रहा है? पड़ोसी था और खबरदार करना आया हूँ, आज के बाद हाथ में ठा दियो इसने। तू घना कृष्ण का भांजा बन रहा है? चल निकल यहाँ से। आज के बाद जो हमारे घर के मामले में टांग अड़ाई ना, चल चलिए चलिए। औरत को मारना घर का मामला नहीं है। सुने, उठाए गिरा नहीं उतरेगी तेरी। गवर्नमेंट फर्म में काम करूंगा, एक कंप्लेंट कर दी ना तेरी तो घर का मामला जेल में सुलझेगा। वो ने उस जल्लाद से उसे बचाया था। दोनों में बातचीत होने लगी, प्यार हो गया, लेकिन ये बातें उस चेतन को पता चल गई और मोहन और चेतन के बीच में बहुत बड़ा नाटक हो गया। और सितंबर के पहले हफ्ते में ही रश्मि विवान को लेकर मोहन के साथ चली गई और मंदिर में जाके उन दोनों ने ब्याह कर लिया। मम्मी, वो मैं और विवान मोहन के साथ है। मैंने और मोहन ने मंदिर में शादी कर ली है। लेकिन उस दिन के बाद ना ही उसका फोन आया, ना ही उसकी कुछ खबर मिली। इसीलिए मैं यहाँ रिपोर्ट लिखाने आई थी। सर, हमें जब पता लगा कि रश्मि और विवान के लापता होने में चेतन का हाथ है, तो हमने उससे पूछताछ भी की। जैसी में सीना वैसा भाग गई थी, जैसे पहले वाली भागी थी। अब जैसा करेगी वैसा भुगतेगी। मुझे क्या जरूरत है उसे या उसके बेटे को कुछ करने की? अपनी पहली बीवी की भड़ास निकालने के लिए तो उसे जानवरों की तरह मारता था। अब वो तुझे अकेला छोड़ के चली गई है तो कुछ नहीं करेगा। हम इज्जतदार लोग हैं साहब, 2 पैसे की औरत के लिए अपनी इज्जत मिट्टी में नहीं मिला सकता। आप मुझे अगर अरेस्ट करने की सोच कर आए हैं तो आप उसे ले आओ, मैं मार देता हूँ, आप मुझे अरेस्ट कर लेना। सर, हमने दोनों को बहुत तलाश किया, लेकिन उन दोनों का कुछ भी पता नहीं चला अभी तक। लाठी, यादव का रश्मि का फोन नंबर और इस चेतन का एड्रेस लिखवा दो। चेतन जी, आप कौन? गुरुग्राम पुलिस। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि रश्मि मोहन के साथ ही गई थी? गई नहीं थी साहब, भागी थी। और इसमें यकीन की क्या बात है? जिस दिन सुबह वो विवान के साथ गायब हुई थी, उसी दिन मोहन ने अपना किराए का घर छोड़कर यहाँ से भागा था। उसके बाद वो वापस नहीं आया। और साहब, ये सब बातें आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे उसकी माँ ने बताया है, तो आपको भी तो बताया होगा कि उसने भागकर मोहन के साथ शादी कर ली। ढूंढने उड़ने की कोई जरूरत नहीं साहब, कहीं अय्याशी कर रहे होंगे। हम रश्मि को नहीं, उसके कातिल को ढूंढ रहे हैं।
और रश्मि का मर्डर हो चुका है। सही है, जैसी करनी वैसी भरनी साहब। उस कमीने के लिए मुझे छोड़ा था ना, अब उसका मन भर गया हुआ तो उसे हटा दिया काम से। रश्मि ने यहाँ से जाने के बाद तुमसे कांटेक्ट किया था? नहीं सर, अगर करती भी तो मैं उसकी एक नहीं सुनता, सीधा बाहर का रास्ता दिखा देता उसे मैं। और विवान का कुछ पता है? वो कहाँ है? नहीं, जिस दिन से वो यहाँ से गए हैं मैंने उनकी शक्ल तक नहीं देखी। देखो, कुछ और जानते हो तो वो भी बता दो, वरना बाद में मौका नहीं मिलेगा। कुछ पता है? क्या हुआ? चाय दे के क्यों नहीं आया? वो बहुत तेज बुखार है ऐसे। चुप कर, काम चोर कहीं के। हट, निकल यहाँ से। ये बीमारी के बहाने यहाँ नहीं चलेंगे। चल भाग। और आज से दुकान में आने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं अंकल, मुझे मत निकालो, मैं ठीक हूँ। मैं अभी चाय दे के आता हूँ। चल लेके आ फिर। हाँ, क्या? अरे मेरे छोटे भाई, मेरे लिए लड़की ढूंढने से अच्छा है तो अपने लिए कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले। तेरे सेटल होने से पहले कैसे शादी कर लूं मैं? हाँ चल, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। ये लो, हमारे छोटे भाई हमारे लिए बहू ढूंढ रहे हैं। सही तो बोल रहे हैं। अरे ना, तुम कुछ मत बोलो, तुम तो उसे ही सपोर्ट करोगे। कुछ मत बोलो, काम की बात बताओ। सर, रश्मि के मोबाइल लोकेशन के मुताबिक जिस दिन उसका मर्डर हुआ उस दिन उसका फोन महेंद्रगढ़ में चेतन के घर के पास स्विच ऑफ हुआ। फिर जब हमने बैकडेट में जाके फोन की एक्टिविटीज चेक की तो हमें पता चला कि गुरुग्राम सेक्टर 11 से महेंद्रगढ़ की तरफ फोन ट्रैवल किया था। इसका मतलब रश्मि सेक्टर 11 गुरुग्राम से महेंद्रनगर गई और फिर फोन स्विच ऑफ हुआ। यादव, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला ये, या तो चेतन झूठ बोल रहा है, या फिर रश्मि मोहन के साथ सेक्टर 11 में ही कहीं रह रही थी। तुम एक काम करो, सेक्टर 11 जाओ, वहां विवान और रश्मि के बारे में पता करो, और मैं इस चेतन की खबर लेता हूँ। कांस्टेबल को बोलो जरा उसे उठाए। सब दो चाय देना। ये ले। विवान, सुन, क्या हुआ इसे? इसे बहुत तेज बुखार है। बच्चे का फोटो दिखाना जरा। बच्चा तो यही है, मैं इसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। तुम साहब को बच्चा मिल गया। झूठ बोल रहा है तू। रश्मि की मोबाइल लोकेशन से साफ पता चल रहा है जिस दिन उसका मर्डर हुआ वो तुझसे मिलने आई थी। कसम से सर, वो मेरे घर ना आई सर। आई थी, और तूने बदला लेने के लिए उसको खून कर दिया, क्योंकि एक बार उसकी वजह से तेरी बेइज्जती हुई थी ना। और क्या कहा था तूने पीएसआई राठी के सामने? अगर आप लोग मुझे अरेस्ट करने की सोच कर आए हैं तो आप उसे ले आओ, मैं मार देता हूँ, आप मुझे अरेस्ट कर लेना। कहा था कि नहीं? इसलिए जब वो तेरे घर आई तूने उसे मार दिया, फिर उसके टुकड़े टुकड़े किए, बोरी में भरे और फेंक दिया। ना, वो मेरे घर आई और मैंने ऐसा कुछ किया है सर। आधा किलो कर दो इसका। देखिए जरा, आपने इन दोनों को यहाँ कहीं देखा है? ये रश्मि और इसका बेटा विवान है। हाँ सर, ये दोनों हमारे ही मोहल्ले में रहते हैं, शर्मा जी के मकान में, पर कुछ दिनों से इनको देखा नहीं है। ये शर्मा फैमिली इनके रिलेटिव्स हैं? अब रिलेशन का तो पता नहीं, पर रत्ती मोहन की बहन है, पर रंग ढंग देख के भाई बहन जैसा तो नहीं लगता है। अच्छा, ये लोग रहते कहाँ हैं? मकान नंबर? ये गली से दूसरा मकान। थैंक यू। अरे उन दोनों के बीच की वो बात तो बता दे। सर सर सर, एक और बात बोल रही हूँ आपको। बोलिए। और ये रश्मि गुरुग्राम के सेक्टर 11 में क्या कर रही थी? ये वहां मोहन के साथ रहती थी ना? सर, कौन कहाँ क्यों रहता है सर मैं नहीं जानता। मैं महेंद्रगढ़ में रहता हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ सर। अच्छा, एक काम करो, इसे ना अंदर डालो और उसकी सेवा पानी करो, सब जान जाएगा, सब बताएगा। सर मैं सच्ची कह रहा हूँ सर, मेरी बात का यकीन कीजिए ना सर। क्या कह रहे हो साहब? अरे भाई, ये मेरा तो साथ ही रहेगा, और जब भाई साथ रहेगा तो भाभी भी साथ रहेगी। और मन में समझ में नहीं आ रहा कि ये सब पूछ क्यों रहे हो? शादी कब की थी उन दोनों ने? 31 अगस्त। सीधा मंदिर से शादी करके घर ही आए थे। मैंने खूब खाना वाना बनाया था साहब, 1-2 हफ्ते हंसी खुशी से रहे, बड़ा अच्छा लगा हमें। ये मोहन रश्मि से शादी करने के बाद उसे आपके घर लेकर क्यों आया? उसे अपने घर क्यों नहीं लेकर गया? सर, बात ये है कि मोहन रश्मि और विवान को भगा के लेकर आया था। कुछ दिन छुपके रहना था। उसने पूछी,
बहन तेरे घर रह जाओ, मैंने भी बोला तेरा ही घर है भाई, रह जा। तो बस 1-2 हफ्ते चुपचाप अच्छे से रहे, जब मामला ठंडा पड़ गया तो वापस चले गए महेंद्रगढ़। मोहन की कोई फोटो है आपके पास? फोटो? एल्बम वाला फोटो तो ना है साहब, पर हाँ 1 मिनट, ये फोन में रही, ये रही। श्योर। अच्छा, यहाँ से वो दोनों किस डेट को शिफ्ट हुए थे? 10-12 दिन पहले साहब, अब 24-25 को। कैसे गए थे? अरे भाई के पास मोटरसाइकिल है मेरे, मोटरसाइकिल से। जब सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था, जाने की जरूरत क्यों आ पड़ी? अरे बताई ना अभी आपको साहब कि मामला ठंडा पड़ गया तो चले गए वो दोनों। वहाँ मामला ठंडा पड़ गया और यहाँ गर्म हो गया है ना? हमें पता चला है कि आप लोगों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, किसी ने तो किसी को थप्पड़ मारा था, हाथापाई भी हुई थी। इसके अगले दिन ही वो यहाँ से चले गए। अरे साहब, वो झगड़ा थोड़ी था, और ऐसा छोटा मोटा झगड़ा किस घर में नहीं होता, आप बताओ। हुई थी बहसबाजी साहब, हुई थी। भाई बहन में छोटी मोटी बहसबाजी तो होती रहती है। उसने बोला कहना मैं जा रहा हूँ, मैंने भी बोला तेरी मर्जी तू जा, बोला तो फोन करेगा, आज तक तो फोन ना किया उसने फोन नहीं किया तो आपने किया होगा ना? अरे मोहन बड़ा गुस्से वाला है साहब, उसने ना करा तो मैंने भी ना करा, सोचा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो आप पे आप फोन कर लेगा। अच्छा, ये महेंद्रगढ़ में ये मोहन कहाँ रहता है? एड्रेस दीजिए उसका। साहब अपना घर तो है नहीं उसका, कहीं किराए विराए पे लिया होगा। अब छोटा मोटा घर तो लिया नहीं होगा साहब, बीवी बच्चे वाला है तो बड़ा ही घर लिया होगा। बीवी बच्चे उसके साथ में नहीं है, क्योंकि रश्मि का मर्डर हो चुका है। क्या कह रहे हो साहब? हाँ, मोहन और विवान दोनों लापता हैं। अब मोहन ही बता सकता है कि क्या हुआ था उन लोगों के साथ। रश्मि का खून हो गया साहब, मोहन ने तो बताया भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता साहब, 10 दिन पहले तक तो सब कुछ ठीक था यहाँ। कितने खुश थे साहब वो दोनों एक दूसरे के साथ। हे भगवान, किसकी नजर लग गई इन सबको। अच्छा, जैसे ही आपको मोहन या विवान की कोई खबर लगे हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जी साहब। क्या हो गया? तो मुझे लगा रति मोहन के लिए जेन्युइनली दुखी है, लेकिन पड़ोसियों से पूछताछ करके पता चला कि दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता नहीं था सर, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, पड़ोसी जा ठीक ही कह रहे हैं यादव, क्योंकि इतनी प्यारी बहन को इतने प्यारे भाई की कोई खबर ही नहीं है। इस शर्मा फैमिली की कुंडली निकालो, खासकर इस रति की। और हाँ, फिर मोहन का फोटो भी सर्कुलेट करो और उसकी बाइक का भी पता लगाओ। सर जनाब, आरटीओ से पता चला है कि मोटरसाइकिल मोहन के नाम पर रजिस्टर्ड थी और एड्रेस मोहन की बहन रति के घर का है, पर बाइक अभी तक बरामद नहीं हो पाई है। जनाब, मोहन का फोन भी चेतन के घर के आसपास ही स्विच ऑफ हुआ था। ये देखिए सर। यादव, अगर रश्मि का और मोहन का फोन ये चेतन के घर के पास स्विच ऑफ हुआ है और रति के बयान के मुताबिक ये तीनों महेंद्रगढ़ के लिए 24 तारीख को निकले थे, और इन सब कांड में अगर चेतन का हाथ है तो मोहन की बाइक महेंद्रगढ़ में ही कहीं आसपास मिलनी चाहिए। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि दूर कहीं जाके उसने बाइक को ठिकाने लगा दी हो। हाँ, पर जहां भी ठिकाने लगाया वहां मिलनी तो चाहिए ना। यादव, एक काम करो, ये मोहन की बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर एनसीआर और आसपास के स्टेट में फैला दो, हो सकता है कोई क्लू मिले। जब ये केस शुरू हुआ तो बहुत टेंशन थी, इतने सारे टुकड़ों में मिली बिना चेहरे वाली बॉडी की आखिर पहचान कैसे होगी? और पहचान हुई, विमान भी मिला जो बेचारा हॉस्पिटल में बीमार पड़ा था। एक एक करके केस की परतें खुल रही थी, पर कुछ पुख्ता सबूत हाथ नहीं लग रहे थे। मोहन गायब था और उसकी बाइक चेतन के घर के पास मिली, पर तभी विवान को होश आया, मानो हमारे केस को होश आ गया। मम्मी कहाँ है? मुझे नमक के वजह से नहीं। हाँ बेटा, आप पहले थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाओ, है ना, तब उनको बुलाते हैं। आपको ऐसे बीमार देखेंगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ना? हाँ? अच्छा एक बात बताओ, जहां से आपको पुलिस अंकल लेकर आए थे, मतलब वो मार्केट, वो रोड, वहां आप कैसे पहुंचे? सर 4 महीने से शर्मा फैमिली पानीपत में किराए पे रहती है। मोहन वहां रति से मिलने आता था। सर रति का कोई छोटा भाई है ही नहीं, एक बड़ा भाई है जिसका नाम है सिद्धार्थ, और वो कोलकाता में रहता है। सर रति के माँ बाप पहले ही मर चुके हैं। जब पानीपत के उस ओनर से बात हुई तो पता चला कि रति और मोहन के बीच कभी भाई बहन का रिश्ता था ही नहीं, नाजायज संबंध थे, और इसी कारण की वजह से उस ओनर ने उन दोनों को घर से निकाल दिया था। हो सकता है,
यादव, ये हो सकता है क्योंकि रति के पानीपत से गुरुग्राम शिफ्ट होने के कुछ दिनों बाद ही मोहन ने रति के घर आना जाना शुरू कर दिया था। और जैसा कि विवान ने बताया, तो यह भी हो सकता है कि रश्मि से शादी के बाद भी मोहन ने रति से नाजायज संबंध रखे। तूने हाथ कैसे उठा दिया इस पे? हम ये घर अभी छोड़ के जाओगे। मम्मा खोलो, मम्मा खोलो, मम्मा। प्रॉब्लम यह है कि विवान के बयान से यह साबित नहीं होता कि रति ने, उसके हस्बैंड ने और उसके बेटे ने मिलकर ही रश्मि को मारा था। अगर इन्होंने रश्मि को मारा तो फिर वो मोहन कहाँ है? वो भी गायब है। कहीं मोहन का भी तो इन सब में हाथ नहीं है। और फिर रश्मि और मोहन दोनों के फोन लोकेशन वहां महेंद्रगढ़ में चेतन के घर के पास मिले। यहां तक कि मोहन की बाइक भी उसके घर के पास ही मिली है। और ये रश्मि की बॉडी वहां महेंद्रगढ़ में नहीं, यहां गुरुग्राम में मिली। तो क्या ये तीनों रश्मि को वापस यहां गुरुग्राम में लेकर आए, फिर से मारा? कुछ तो मिसिंग है। कहीं क्या हो सकता है? जनाब, मैंने शर्मा फैमिली का रश्मि के मर्डर वाले सप्ताह का कॉल रिकॉर्ड चेक किया, जिसमें पता चला कि रति का बेटा कुंदन मर्डर वाली रात मोंटी अरोरा नाम के एक लड़के से एक नहीं 3 बार बात किया है। और फोन की मूवमेंट चेक की तो शाम 8 बजे, रात 10 बजे और सुबह 6 बजे मोंटी के घर पे गया। बुलाओ सर। हाँ सर, कुंदन का फोन आया था। उसको आरी मशीन की जरूरत थी, वही लेने आया था। फिर रात दोबारा उसको कॉल आया, कह रहा था उसको वैन की जरूरत है, उसको फर्नीचर काट के दिल्ली भिजवाना था। फिर रात 10 बजे वो आया, गाड़ी लेके चला गया। अगले दिन सुबह 6 बजे गाड़ी आरी सब वापस करके चला गया। तो ये आरी और वैन मतलब तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? तुम्हारे घर पे? हाँ जी सर, घर पे। ये आरी मैं साथ लेके जाओ और ये आरी और गाड़ी दोनों सीज करो और फॉरेंसिक भेजो। सर मतलब शर्मा फैमिली ने रश्मि का मर्डर और टुकड़े अपने ही घर में किए हैं? शायद। यादव, अगर उसके टुकड़े भी घर में ही किए गए हैं तो कंफर्म है कि बाथरूम में किए होंगे, क्योंकि एक तो बाथरूम से आवाज बाहर नहीं जाएगी, ऊपर से ब्लड साफ करने में भी आसानी होगी। यादव, एक काम करो, इस शर्मा फैमिली के घर को ना अच्छे से और स्पेशली बाथरूम को अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट दो। हो सकता है वह रश्मि के ब्लड स्पॉट्स में है। हमें आपका घर चेक करना है। घर चेक करना है? मतलब अरे ये तो जबरदस्ती है साहब। एक तो हमारे भाई को ढूंढ नहीं पा रहे, ऊपर से ये सब करके ऐसा दिखा रहा है जैसे रश्मि को हमने मारा है। मैडम शांति रखिए, हमें अपना काम करने दीजिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, बात घर के सारे मेंबर्स उस तरफ जाइए। अरे ये तो चलिए। जबरदस्ती है ना साहब। अरे ऐसे कैसे घर चेक कर रहा है? अरे छोड़ो हमको। बाथरूम किस तरफ है? अरे बाथरूम तो उधर है, लेकिन बाथरूम में क्या करोगे? बाथरूम उधर है। वहां कहाँ जा रहे हो? अरे ये सब क्या कर रहे हो साहब? ये सब जबरदस्ती। सर ये देखिए, सैंपल कलेक्ट कर रहा हूं। मुझे जल्द से जल्द फॉरेंसिक रिपोर्ट चाहिए। गाड़ी में बिठाओ तीनों को। अरे गाड़ी चलिए। अरे हमने जनाब, ये रिपोर्ट्स। यादव सर, ये जो रति के घर में ब्लड मिला है, ये तो रश्मि के डीएनए से मैच होता है। इसका मतलब ये हुआ कि रश्मि के टुकड़े बाथरूम में ले जाके किए गए। ये है कार के ब्लड रिपोर्ट। ये जो मोंटी की वैन में 2 ब्लड ग्रुप मिले हैं, इसमें से एक रश्मि के ब्लड ग्रुप से मैच होता है। इसका मतलब ये हुआ कि रश्मि की लाश ठिकाने लगाने के लिए मोंटी की वैन का इस्तेमाल हुआ है। और ये दूसरा ब्लड किसका है? अब तुम्हारा भाई बहन का नाटक हो गया खत्म। विवान ने सब बता दिया। और तुम्हारे बाथरूम से और मोंटी की गाड़ी से रश्मि के खून के निशान मिले। सच सच बता दो, रश्मि के साथ क्या किया, कैसे मारा उसे? मैं ना मारना चाहती थी उसे, पर क्या करती, मोहन ने हाथ उठा दिया था मेरे पे। हम ये घर अभी छोड़ के जाओगे। और शाम को बैग लेकर घर से जाने लगा। मोहन, क्या ये सब? मैं कहीं नहीं जाने दूंगी तुझे। उसका विजय से शादी करने के लिए बोला, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी मनमानी करेगा। कहीं नहीं जाएगा। अरे क्या नहीं किया मेरे वास्ते?
शादी की उससे, ताकि लोगों को हम पे शक ना हो। और आज उसी के साथ तू भाग के जाएगा। मजबूर कर दिया तुम्हें मैं। एक रात भी आराम से नहीं रहने दिया। बहुत उतावली हो रही है। तू अंदर जा, मैं भी आई हूँ। अरे खुश कर देता तुम्हें मैं। पैसे दे रहा था ना तेरे शौक पूरे करते ही, पर ना सब कुछ चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। गंद मचा दिया इस घर में। तू इसकी वजह से बात सुना रहा है ना मुझे। आज मैं इसे छोड़ूंगी। इसने कुंदन ने एक सलाह दी। मैं मोंटी की वैट भी ले आया और उसके टुकड़े बोरी में भर के अलग अलग जगह फेंक दिए। मोहन के साथ क्या किया? मोहन, तू ठीक है ना? ठीक तो है ना तू? रश्मि एकदम ठीक है, एकदम ठीक। ले पानी पी ले। उसकी बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया? मोहन को भी उसी वैन में डालकर हम नदी में फेंक दिया। यादव, इसका मतलब मोंटी की गाड़ी में जो दूसरा ब्लड था मोहन का था। और ये रश्मि और मोहन का मोबाइल और उनकी बाइक चेतन के घर पे कैसे पहुंचे? और फिर ये विवान को कैसे छोड़ा, कहां छोड़ा, उसका क्या किया? मैंने विवान को नशे की गोली दे रखी थी। फिर मैंने रश्मि के और एक कुंदन ने मोहन के कपड़े पहनकर विवान को बेहोशी की हालत में मोटरसाइकिल पे बिठा के महेंद्रगढ़ की सड़क पे छोड़ दिया और फिर मोटरसाइकिल को चेतन के घर के पास खड़ी की और रश्मि और मोहन का फोन वहीं बंद करके नाले में फेंक दिया। मैंने रश्मि और चेतन के बारे में मोहन से पता लगा। प्यार दुनिया की सबसे सुंदर चीज है, चाहे वो किसी के बीच में भी हो, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, चाहे फिर दोस्ती क्यों ना हो। लेकिन रति और मोहन ने इस रिश्ते का भी दुरुपयोग किया। जिस दिन से इन दोनों का नाजायज रिश्ता शुरू हुआ, क्राइम ने तभी से दस्तक देनी शुरू कर दी थी और ये दस्तक बार बार मिल रही थी। रति, मोहन और रश्मि तीनों को ये दस्तक मिली, लेकिन जब तक एहसास होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इस लापरवाही का भुगतान मोहन और रश्मि को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। बेचारा विवान इसमें बेकार में पिस गया। इसलिए जब भी कोई अनैतिक सी इच्छा मन में जन्म ले, आपको सतर्क हो जाना चाहिए और उस दस्तक को सुनते हुए उससे दूरी बना लेनी चाहिए। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे कुछ तो बोलिए, क्या हुआ? नीचे पड़ी है, समझ नहीं आ रहा। अरे देखो ना, अरे देखो क्या हुआ इसको? अरे ये इशारा कर रही है घर की तरफ। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। और एक सत्य यह भी है कि जान लेना और जान देना दोनों ही अपराध है। किसी को हक नहीं है अपनी या किसी और की जान ले, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग कैसे अपना विवेक खो बैठते हैं। जिस किसी के साथ भी अपराध होता है, क्या उस अपराध से होने से पहले उनको दस्तक नहीं मिलती? मिलती है। अपराध होने से पहले दस्तक जरूर देता है, जिसे लोग अनसुनी कर देते हैं। ये केस तब का है जब मैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पोस्टेड था। एक पूरे परिवार को जहर दिया गया था। साहब मैंने ही आपको फोन किया था। क्या हुआ है? ये देखिए श्रीवास्तव जी का घर है। लगता है किसी ने उनके पूरे परिवार को जहर दे दिया है। 3 लोग तो मर चुके हैं साहब, पर 3 लोगों की सांसें चल रही थी। कौन सा हॉस्पिटल में भेजा है? साहब MGN अस्पताल। और साहब जो 3 लोग मर चुके हैं उनकी लाश अंदर ही पड़ी है। अच्छा सर, हॉस्पिटल में फोन लगाओ। सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे, कोई और नहीं। और उनसे कहो कि तीनों को अलग अलग रखे, आपस में बात ना करने दें। ओके सर। ठीक से चेक करो, देखो कोई जिंदा है क्या। सर नहीं सर, सब मर चुके हैं। क्या हो रहा है? यहाँ कोई कीर्तन चल रहा है जो आप लोग मंजीरा बजाने आ गए हो? बाहर निकालो सबको, चलिए बाहर निकालिए। 1 2 3। प्लेट। यादव, पूरा परिवार खाना खाने के लिए बैठा था, जिसमें से 3 की मौत हो गई और 3 हॉस्पिटल में। सर मुझे तो ये सुसाइड का मामला लगता है। घर में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, सारे मेंबर्स एक साथ जहर खा के मर गए। क्यों, मर्डर भी तो हो सकता है। हो सकता है किसी को इस फैमिली से प्रॉब्लम हो, उसने बिरयानी में जहर मिलाया, मैंने लोगों को खिला दिया।
मिश्रा सर, इस बिरयानी को फॉरेंसिक के लिए भेजो और देखो इसमें जहर है या नहीं, और जहर है तो कौन सा है। फोटोग्राफर बुलवाओ और फिंगरप्रिंट्स के लिए फॉरेंसिक वाले को। पूरे घर की तलाशी लो। ओके सर। यादव सर, आसपास के लोगों से पता करो, देखो कि क्या चल रहा था इस फैमिली में। सर। मिश्रा, फॉरेंसिक टीम का क्या हुआ? बस पहुंच ही रहे हैं सर। हाँ ठीक है। सर, श्रीवास्तव फैमिली के पड़ोसियों से पूछताछ की, पता चला कि गौतम श्रीवास्तव और उसकी पत्नी सुधा दोनों में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही थी। अब प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या थी ये किसी को नहीं पता। सर, एक बेटा था सौरभ, बड़ी बेटी मीना की शादी को लेकर घर पे प्रॉब्लम चल रही थी। सर, घर के अंदर कुछ लोन के पेपर्स भी मिले, तो शायद इस फैमिली ने बड़ा कोई अमाउंट लोन लिया हो सकता है दोनों बेटियों की शादी के लिए लिया हो। साहब कुछ कहना था। बोलिए। साहब, हम भी यहीं पड़ोस में रहते हैं। सुधा भाभी और बच्चों से हमारी बहुत ही बनती थी। सब लोग कह रहे हैं कि बिरयानी खाकर कुछ हुआ है, पर दोपहर में तो बिरयानी हमें देकर गई थी सुधा भाभी। आप लोगों ने वो बिरयानी खाई? नहीं साहब, हम तो दोपहर का खाना खा चुके थे, तो हमने रात के खाने के लिए वो बिरयानी उठाकर फ्रिज में रख दी। अच्छा। मिश्रा सर, इनके साथ जाओ, बिरयानी कलेक्ट करो, उसे फॉरेंसिक के लिए भेजो। ओके सर। आइए मैडम। यादव सर, अगर इन लोगों ने सुसाइड करने के लिए बिरयानी में जहर मिलाया था तो वो बिरयानी पड़ोसियों को क्यों दी? सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि बिरयानी में जहर बाद में मिलाया गया हो। हो तो सकता है, लेकिन मुझे दोनों बिरयानी की फॉरेंसिक रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए, तभी पता चलेगा कि मर्डर है या सुसाइड। सर, अब मैं श्योर हूं कि ये सुसाइड ही था। ये देखिए, ये सारे बिल्स हमें गौतम के घर से मिले हैं और सारे के सारे बिल्स एक ही जगह की हैं, सलीम बिरयानी सेंटर। सर, उन लोगों ने ये सारे बिल्स कल ही क्लियर किए हैं। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि मरने से पहले सारी उधारी चुकता करके मरना चाहते थे। यादव, ये महज एक संयोग भी हो सकता है। भूख लगी है? मतलब सर, भूख तो लगी है। यादव, तुम्हें कुंभकर्ण की तरह नींद आए ना आए, लेकिन भूख हमेशा कुंभकर्ण की तरह लगती है। अब क्या करें सर, पुलिस की नौकरी करता हूं तो नींद कभी कभी उड़ जाती है, लेकिन इश्क में थोड़ी ना हूं कि भूख भी नहीं लगी। चलो बिरयानी खिलाता हूं तुम्हें। यादव सर, बिरयानी अच्छी थी ना? मजा आ गया। कितना हुआ छोटू? इनका 100 रुपया साहब। आपकी बिरयानी ना एकदम A1 है। माँ के हाथ की बिरयानी की याद आ गई। अन्नपूर्णा का अवतार है आपके यहाँ तो। शुक्रिया। आपकी बिरयानी के चर्चे तो हर जगह चल रहे हैं जी। अरे पास में एक फैमिली रहती है ना, कौन सी? अरे वो श्रीवास्तव फैमिली। हाँ, श्रीवास्तव फैमिली। सुना है उनकी बिरयानी में जहर था। जहर वाली बिरयानी का पार्सल आपके यहाँ से गया? हाँ? नहीं, ऐसा सुना है, मतलब वो बिरयानी तो आपके यहाँ से गई थी ना? देखो भाई साहब, यहाँ से रोज 200 पार्सल बिरयानी जाती है, अब कहाँ कहाँ याद रखेंगे। हाँ, ये बात भी सही है। हमारा ऑफिस यहीं पास में है। आप ऐसा कीजिए, एक पार्सल रोज हमारे लिए भिजवा दीजिए, एक खाता हमारा भी खोल लीजिए, महीने के आखिर में हिसाब कर दी करेंगे। अरे भाई साहब, ये देखिए। हाँ, आप उधार नहीं देते हैं। देखो भाई साहब, हमारा एक उसूल है, बिरयानी खाओ, डकार लो, पैसे दो और रास्ता निकालो। अगर मैं सबको अगर ऐसे उधार देते रहूंगा तो एक दिन इस होटल को ताला लग जाएगा। ये भी सही कह रहे हैं आप। चलिए। अरे छोटू, 2 नंबर के टेबल का बिल बोल। सर, ये बिरयानी वाला हमसे झूठ क्यों बोल रहा था? श्रीवास्तव फैमिली को तो खूब उधार देता है। अरे हो सकता है उस फैमिली से इसकी कोई पुरानी जान पहचान हो, और ये भी हो सकता है कि वो हमसे कुछ छुपा रहा हो। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट कब आएगी? सर, कल सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। आप खींच सर। हेलो, ओके सर, हॉस्पिटल में सुधार, उसकी बेटियों को होश आ गया है। ये लोग कौन है? साहब, ये शिव है, दिव्या और मीना के मामा, और ये इनके दोस्त ब्रिजेश है। दोपहर से दोनों हैं, पर इनको इनकी बहन सुधा से कोई मिलने ही नहीं दे रहा है। ठीक है, पहले हम मिल लेते हैं, फिर आप लोग मिलिएगा। और आप लोग पुलिस। अरे कोई कुछ बताता क्यों नहीं है? बोला ना आपको, सब ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। अरे डॉक्टर साहब, मेरे घर वाले कैसे? सर,
आई थिंक सिविल कपड़े पहनने की वजह से हमें यहाँ पे पहचान नहीं पा रहा है। हम पुलिस डिपार्टमेंट से। पुलिस डिपार्टमेंट से? क्यों, कुछ हुआ है क्या? हाँ, मेरे पति, हाँ, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे सब ठीक तो है ना? शांत हो जाइए, सब ठीक है। दादा, मैंने कहा था ना कि मेरी पूछताछ से पहले फैमिली आपस में नहीं मिलनी चाहिए। हमेशा मैंने बोला है, मैंने कहा था। पर ये हॉस्पिटल वैसा ही है, यहाँ सबकी अपनी मनमानी चलती है, कोई कुछ समझने को तैयार ही नहीं। आप कौन है? मैं इनकी बेटी हूँ। बेटा, ये पुलिस वाले हैं। पुलिस? आप लोगों के घर में कोई टेंशन चल रही थी? नहीं तो फिर ये आत्महत्या का क्या नाटक है? ये सबने मिलकर प्लान किया था या आप में से किसी एक ने सबको मारने के इस महान कार्य का बीड़ा अपने कंधों पे उठाया था? लेकिन साहब, हम आत्महत्या क्यों करेंगे? सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो फिर आप लोगों के खाने में जहर कहां से आया? आप लोगों ने खुद से जहर खाया था या किसी ने खिलाया था आप लोगों को? भला हम जहर क्यों खाएंगे? शायद आपके सर पे बहुत लोन था इसलिए। लेकिन सर वो लोन तो पापा ने अपने बिजनेस के लिए लिया था। तो शायद आपकी शादी की टेंशन होगी इसलिए। हमारी शादी की टेंशन होती तो हमारी पसंद। देखिए, हम सच कह रहे हैं, हमने आत्महत्या करने की कोई कोशिश नहीं की है। देखिए, डॉक्टर्स का भी कहना है कि आपके खाने में जहर मिला हुआ था। ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे वो बिरयानी तो सलीम साहब के होटल से आई थी। सलीम साहब? हमारा मतलब है सलीम के यहाँ से। ठीक है। तुम तो क्या हो? मां से मिलना है? जाओ मिल लो। क्या बोलेगा? पापा वो ठीक तो है ना बेटा? क्या पागल हो गई है? क्या बोल रही है तू? हमको देख के आए। सर कमाल है, एक मामूली बिरयानी वाले को घर की औरत साहब करके बुलाती है। और वो बिरयानी वाला भी सिर्फ उसी औरत को उधार देता है। कुछ तो चक्कर है सर। हाँ, चक्कर तो है सर। अब मुझे पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर रेडी करनी है। केस क्या बना? मर्डर या सुसाइड? मर्डर। सर, एक्सक्यूज मी। हेलो, अच्छा, ओके सर। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से कॉल था। वो कह रहे हैं कि बिरयानी में जहर था। अच्छा, जो बिरयानी इन लोगों ने पड़ोसियों को दी थी उसमें भी जहर था? जी सर, उसमें भी था। वो तो अच्छा हुआ कि उन लोगों ने बिरयानी खाई नहीं। अब तो पक्का है कि ये सलीम, उसका डिलीवरी बॉय, सुधा या उसी के परिवार में से किसी ने बिरयानी में जहर मिलाया था। ये 100% मर्डर केस है। पता लगा जहर कौन सा है? सर वो लोग कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। ये सलीम और उसके डिलीवरी बॉय को पुलिस स्टेशन बुलाओ। जी सर। अरे साहब, हमें नहीं पता था कि आप पुलिस वाले हैं, वरना हम आपसे बिल ही नहीं मांगते। गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए। हमें वैसे भी पैसे देकर खाने में मजा आता है। ये आपका डिलीवरी बॉय है? जी साहब। क्या था? सर जरा बात करो। जी सर। छोटू साहब जो भी पूछे ना उसका सही सही जवाब देना, हाँ समझे? चलो बैठो। अरे ठीक है सर। अरे बैठिए सलीम साहब। ये लीजिए, पानी पीजिए। शुक्रिया साहब। भेजा समझते हैं आप सलीम साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे भेजे में 73% पानी होता है, 73%। और जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो भेजा उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है ना? इसलिए पहले पानी पीजिए। पूरा।
अब देखना कितने अच्छे से काम करेगा आपका भेजा। तो बताइए, जब आपकी दुकान में उधार नहीं दिया जाता तो सुधा श्रीवास्तव को कैसे उधार दिया जाता था? नहीं साहब, और किसी को उधार नहीं देते थे, वो बस भाभी जी के घर ही उधार खाता चलता था। भाभी जी कौन? सुधा भाभी। सिर्फ उन्हें ही क्यों? अरे साहब, किसी जरूरतमंद की मदद करना आजकल गुनाह हो गया है साहब। बहुत पुराने ताल्लुकात हैं उनसे। शोहर के कभी कभार पैसे आने में थोड़ी सी देर हो जाती थी, इसलिए हम उधार दे दिया करते थे। सब इसमें क्या बात होगी साहब? तो तुम बताओ क्या बात हो गई? तुम्हारी कोई दुश्मनी थी? बिरयानी में जहर कैसे मिला दिया? मुझे नहीं पता साहब, मैं तो हमेशा की तरह पार्सल दरवाजे पे रख के घंटी बजा के वहां से चला आया। कितने बजे गए थे तुम? 1:40 के करीब साहब। इतने पक्के से याद है? वो डांट पड़ी थी ना साहब, तो याद तो रह गई। या पास जाने के लिए तुझे 15 मिनट लगते हैं, बाकी का पार्सल तेरा अब्बा जाके देगा। नहीं साहब, मैं दूंगा ना। हाँ तो उठा और निकल। तुम्हें देरी क्यों हो गई थी? खाने में जहर मिला रहे थे क्या? अरे नहीं साहब, वो बस आते आते बस एक सुट्टा मार लिया था साहब। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारा मालिक सलीम ये हमेशा ऐसे ही गुस्से में रहता है? नहीं साहब, जब पहले भाभी जी वो सुधा भाभी आती थी ऑर्डर देने, तब सलीम भाई को इतना गुस्सा नहीं आता था। सलीम जी, सुधा जी आप कैसे हैं आप? बहुत अच्छी, आप कैसी हैं? अरे छोटू, अरे कब से टेबल घिस रहा है? हाँ, ये तुम्हारी किस्मत नहीं जो चमक जाएगी। जाओ जाओ अंदर जाके काम करो, जाओ। अच्छा सुनिए, आज रात के खाने के लिए आप बिरयानी भिजवा दीजिएगा, और उसके लिए ना पैसे दे रहे हैं, और बाकी के पैसे ना हम बाद में भिजवा देंगे। क्या कर रहे हैं आप? पैसे आप कभी भी दे सकते हैं। और पिछले 2 महीने से भाभी जी का आना जाना बंद हो गया था। तो आना जाना बंद कैसे हो गया? तो शायद सुधा के पति गौतम को सुधा और सलीम के अफेयर के बारे में पता चल गया हो, और उसके बाद जब दोनों का मिलना जुलना बंद हो गया था तो शायद सलीम ने गुस्से में आकर बिरयानी में जहर मिला दिया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सारा कांड सुधा ने किया हो, क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक सुधा के शरीर में जहर कम था, क्योंकि सुधा ने बिरयानी बहुत कम खाई थी। सिर्फ चाय, सिर्फ चाय। अगली बार जब भी चाय लेकर आओ, चाय के साथ एक गिलास पानी होना चाहिए। चाय पीने से पहले एक गिलास पानी पीने से कभी एसिडिटी नहीं होती, समझे? जाओ पानी लेकर आओ। सॉरी सर, तुरंत लगता सर। फौरन से रिपोर्ट। एक और न्यूज है सर। हाँ। हॉस्पिटल में किसी ने सुधा को मारने की कोशिश की। क्या? कैसे? सर सुधा को ग्लूकोज चढ़ा जा रहा था। हाँ। किसी ने उसकी स्पीड बढ़ा दी। स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसके नर्व्स डैमेज हो सकते थे, और इसकी वजह से उसको हार्ट अटैक भी आ सकता था। तो सही टाइम पे नर्स आ गई और उसने उसको बचा लिया। हॉस्पिटल में और कौन कौन था? सर मीना और दिव्या, लेकिन उन दोनों को भी नींद की दवाई देकर सुलाया गया था। सर शिव और उसका दोस्त ब्रिजेश वो दोनों वेटिंग एरिया में थे। सुधा को दोबारा मारने की कोशिश कौन कर सकता है? सच बताऊं, उस समय तक सबसे ज्यादा शक मुझे सुधा पर ही था, लेकिन जब हॉस्पिटल में उसे मारने की कोशिश की गई तो ये साफ हो गया कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। असल में कोई और ही था जो पूरे परिवार को मारना चाहता था। मैंने हॉस्पिटल में जाकर भी पता करने की कोशिश की, लेकिन उस हॉस्पिटल की हालत ऐसी थी, वहां का सीसीटीवी तक काम नहीं कर रहा था। बाकी जगह भी पूछताछ की पर कुछ पता नहीं लगा। नर्स और डॉक्टर ने भी कुछ नहीं देखा था। कातिल ने जैसे अपने राज के ऊपर गांठ बांध ली थी, लेकिन मैंने भी ठान लिया था, धीरे धीरे ही सही ये गांठ में खोल कर रहूंगा। साहब इन लोगों ने आत्महत्या क्यों की, कुछ पता चला? आपको जानकारी लेने की बहुत उत्सुकता है? ज्यादा ज्ञान चाहिए तो रामायण और महाभारत पढ़िए, जाइए। माफ कीजिए, मुझे पता है ये सही समय नहीं है, लेकिन मुझे आपसे कुछ सवाल करना है। उस दिन सलीम का डिलीवरी बॉय बिरयानी बाहर ही रख के चला गया था ना? बाकी घर के लोग कहाँ थे? हम और मीना किचन में थे। पतीला अंदर कौन लेकर आया था? हम लाए थे। दिव्या,
कोई काम बोलो ना, सारे काम हम ही करें, हम नौकर हैं क्या? अरे जाना यार, औरतों के काम मर्द नहीं करते, लेके आ चल। बड़ा आया मर्द। अच्छा एक बात बताइए, बिरयानी मंगवाई किसने थी? जी हमने मंगवाई थी, हमें जॉब में इंक्रीमेंट मिला था। आप नौकरी करती है? जी हमने एमएससी की है, 1 साल से हम पैथोलॉजी लैब में काम कर रहे हैं। आप भी नौकरी करते हैं? नहीं सर, ये तो अभी पढ़ाई करती है और अभी इसकी परीक्षा भी होने वाली है। बेटा जाओ अंदर जाके पढ़ाई करो। ब्रजेश, ब्रजेश आओ जरा बाहर चलते हैं। किधर सर? हमने क्या किया? कुछ किया है क्या? नहीं सर। डरते क्यों? चलो बातचीत करेंगे, आओ आओ। अरे ब्रिजेश को कहाँ ले गए? नहीं कोई बात नहीं, वो रेगुलर पूछताछ है। अरे भाई 2 चाय दो, और चाय से पहले थोड़ा पानी पिलाओ। हाँ तो बताओ, कब से जानते हो दिव्या को? क्या हुआ? अरे भाई प्रेम का वर्णन तो रामायण और महाभारत में भी है, ये छुपाया नहीं छुपता। और जिस तरह से तुम दिव्या को देखते हो, साफ पता चलता है उसे मन में चाहते हो, है ना? चाय गिलास भर के देना। क्यों ब्रजेश? जी हाँ तो बताओ, कब से जानते हो दिव्या को? बचपन से। हम 9th में थे, वो 5th में थी। हाँ, बचपन का प्यार है। नहीं दरअसल वो चाय ये सुधा जी का भाई नहीं दिखाई दिया आज अंदर? नाम क्या उसका? शिव। हाँ शिव। कोई पंगा है क्या? क्या बता, पहले तो अक्सर आता था। हाँ। लेकिन पिछले हफ्ते कुछ हुआ था शायद, तो वो दिव्या के पापा ने ना उसको घर आने से मना कर दिया था। घर आने से मना कर दिया? क्यों? मतलब बहन ने भाई को घर आने से रोक दिया है? सब इतना ज्यादा तो हमें पता नहीं, लेकिन हमने जब देखा था तो। अरे जीजा जी आप सुनिए तो सर, क्या सुनोगे तो निकल यहाँ से। और आज के बाद अगर कभी मेरी बेटी को आंख उठा के भी देखा ना, तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। सर फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। हाँ तुम चाय पियो। हाँ सर। आई एम सॉरी सर। कोई बात नहीं। क्या है रिपोर्ट में? सर बिरयानी में मरकरी मिलाई गई थी। मरकरी? वो जो थर्मामीटर में पाई जाती है? जी सर। सुधा के घर वाली बिरयानी और जो बिरयानी पड़ोसी को दी गई थी, दोनों में मरकरी मिलाई गई थी। ये तो कोई साइंस का एक्सपर्ट ही होगा जो जहर के तौर पर मरकरी का इस्तेमाल कर सकता है। हमने एमएससी की, 1 साल से हम पैथोलॉजी लैब में काम कर रहे हैं। पुलिस ना तुम्हारे बारे में हमसे पूछताछ कर रही है। नहीं वो तुम्हारे अफेयर के बारे में कुछ पता नहीं चला है। अरे पुलिस स्टेशन में नहीं, यहाँ मीना घर के बाहर। शिव से बात कर रहे थे, अपनी दीदी को लेके बहुत परेशान है, बस इसीलिए। आजकल अच्छे दोस्त ढूंढने से भी नहीं मिलते। गुड, चलो। सर मैंने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से पूछा, इतने लोगों को मारने के लिए कम से कम 150 से 200 ml मर्क्यूरी की जरूरत पड़ती है, और आमतौर पे एक थर्मोमीटर में करीब 5 ml मर्क्यूरी होती है। इसका ये मतलब निकला कि कम से कम 35 से 40 थर्मोमीटर तोड़ के मर्क्यूरी निकाली गई होगी। यादव, ये मीना की लैब में पता करो और वहां के थर्मोमीटर का स्टॉक भी चेक करो। सारे केमिस्ट पे भी पता करो कि एक साथ इतने थर्मोमीटर किसने खरीदे। जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज चेक कराओ। वैसे मर्क्यूरी को खाने में मिलाकर मारने का आइडिया बहुत यूनिक है ना? वो तो है सर। देखो हम बिजी हैं, घर आके बात करेंगे। अरे कहाँ ना बिजी हैं, पुलिस वाले हैं हम, सैकड़ों काम होते हैं हमें। हाँ हम फोन रख रहे हैं। सर यहाँ आधे से ज्यादा केमिस्ट शॉप चेक कर चुका हूँ, इतने सारे थर्मोमीटर्स एक साथ किसी ने भी नहीं खरीदी। तो यादव ऐसा हो सकता है कि कल्प्रिट ने एक एक करके अलग अलग शॉप से थर्मोमीटर खरीदा।
सारे केमिस्ट शॉप की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो ऐसा कौन है जिसने अलग अलग शॉप से थर्मामीटर खरीदे हैं। ये मीना की पैथोलॉजी लैब का क्या हुआ? सर वहां भी चेक किया, उनके डेटाबेस में 12 थर्मामीटर्स थे। 12 के 12 थर्मामीटर्स वैसे की वैसे ही हैं वहां। अच्छा, यहाँ भी। अब इस फैमिली से भी दोबारा बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो ब्रजेश के कहे अनुसार तो ये गौतम ने शिव को अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था और अपनी बेटी से मिलने से भी मना किया था। और जब ये ब्रजेश शिव से फोन पे बात कर रहा था तो कुछ अफेयर का जिक्र कर रहा था। नहीं, वो तुम्हारे अफेयर के बारे में कुछ पता नहीं चला है। मुझे लगता है कि ये शिव का और मीना का कुछ तो उनके बीच में चल रहा था। सुधा को बुलाओ। मम्मी, मम्मी, हम गरम मसाला लेके आ रहे हैं, खत्म हो गया है। ठीक है बेटे। मम्मी, हम लैब जा रहे हैं। पर ये बैग लेके कहाँ जा रहे हो? इसमें क्या है? वो लैब से हमारे दोस्त का कॉल आया था, कह रही थी कि लैब की यूनिफॉर्म चेंज हो गई है, तो पुराना वाला वापस करके नया लेना होगा। इतने दिनों से तो हम लैब गए नहीं, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ बेटा जा, पर कुछ खा लेना। बिल्कुल माँ, हम भी चलते साथ। हाँ चल। ये पकड़ो। हाँ, आप फरीदाबाद चले जाओ, हमारे घर में आराम से रहो। यार हमें ये सब चीजें ठीक नहीं लग रहा है। अब दीदी से अभी भी बात कर सकते हैं ना। जीजा जी, दादी और सौरभ को प्रॉब्लम थी, अब तो वो रहे नहीं। अब क्या दिक्कत है? मतलब ये सब तुमने? अरे नहीं, मैंने नहीं किया। ये सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। अगर करते ना तब भी हम तुम्हारी मदद करते। अब एक काम करो, जल्दी करो, वो आने वाली होगी, तुम लोग को जल्दी यहाँ से निकलना है। सुनो, एक काम करो, अपना फोन बंद रखना है, और हाँ उससे बोल देना कि वो अपना फोन बंद रखे, ठीक है? थैंक्स यार। आ गई। अब जाओ आराम से, शादी वादी करो। है हेलो, ठीक है, हम अभी आते हैं। क्या छुपा रही हैं आप हमसे? ओ माफ कीजिए, पहले पानी पी लीजिए, फिर आराम से बात करेंगे। तो बताइए, क्या प्रॉब्लम थी आपके पति को आपके भाई से? कुछ खास नहीं था। कुछ खास नहीं था, लेकिन मामा का भांजी के साथ अफेयर कोई आम बात भी नहीं होती। ये शिव का मीना के साथ अफेयर चल रहा था ना, और ये बात आपके पति को पसंद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने शिव को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। अब शिव को तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन मीना के दिल से नहीं निकाल पाए, इसलिए मीना ने शायद सबको जहर दे दिया, है ना? नहीं, ये सब कुछ गलत है। देखिए, बच्चे लाख गलती करे पर माँ झूठ बोलती हुई अच्छी नहीं लगती। ये शिव का और मीना का अफेयर चल रहा है ना। हम अपनी दोनों बेटियों की कसम खा के कहते हैं, मीना का शिव के साथ कोई चक्कर नहीं था, कोई चक्कर नहीं था। आप जा सकते हैं। और ये मीना कहाँ है? वो तो काम पर गई है, अब सारा बोझ उसी के कंधों पर तो है। सर मुझे नहीं लगता ये औरत झूठ बोल रही थी, पर पूरी तरह सच भी नहीं बोल रही थी, कुछ ना कुछ छुपा जरूर रही है। यादव, मीना को बुलाओ। हेलो सर, मीना का फोन स्विच ऑफ है। कई बार मैंने नंबर ट्राई किया, लेकिन उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। फिर इंटरनेट से उसके पैथोलॉजी लैब का नंबर लगा के जब मैंने बात की तो पता चला कि वो वहां से ये बोल के निकल गई कि उसकी तबीयत खराब थी। यादव, ये कहीं मीना शिव के साथ भागने का प्लान तो नहीं कर रही है, या भाग ही गई हो? पता करो ये शिव कहाँ है। ताला लगा है। अरे भाई साहब सुनिए ना। जी साहब।
ये शिव कहाँ है? करीब 2-3 घंटे पहले यहाँ से निकला था साहब, शायद जल्दी में था। सामान वामान साथ में लेके गया है क्या? हाँ साहब, एक छोटा बैग था शायद। आया था, बोलो। सर, शिव भी गायब है, उसे घर पे तो ताला लगा हुआ है। हाँ, दोनों साथ में ही होंगे। और अब तो मुझे पक्का यकीन है कि इन दोनों ने ही मिलकर खाने में जहर मिलाया था। यादव, ये शिव की घर की तलाशी का सर्च वारंट निकलवाओ। ऊपर देखो। मिश्रा, रूम चेक करो। सर, ये 3 थर्मामीटर मिले। मिश्रा सर, पड़ोसियों का साइन लो कि सबके सामने हमने शिव का घर चेक किया है। ओके सर। यादव, मेरा शक सही है। ये सब कुछ शिव ने ही किया है। उसी ने पूरी फैमिली को जहर दिया है। शिव और मीना एक दूसरे से प्यार करते हैं और गौतम इस सब के खिलाफ था क्योंकि शिव मीना का सगा मामा है। इसका मतलब सुधा ने हमसे झूठ बोला। हम अपनी दोनों बेटियों की कसम खा के कहते हैं, मीना का शिव के साथ कोई चक्कर नहीं था। दादा, एक काम करो, सिविल ड्रेस में एक लेडी ऑफिसर को सुधा के घर के सामने तैनात करो और शिव और मीना की फोटो सर्कुलेट करो। अगर ये दोनों बाहर भागे हैं तो टोल जरूर क्रॉस करेंगे। हाँ? ब्रजेश को बुलाओ, उसे शायद पता हो कि ये दोनों कहां। सर, मेल मुझे मिल गया है। हाँ। इसकी कॉपी में आप सर, आपने बुलाया हमको? हाँ जी ब्रजेश जी, बुलाया। देखिए, दोस्तों की तो आप बहुत मदद करते हैं, अब हमें भी दोस्त समझकर कुछ मदद हमारी भी कीजिए। हम कैसे मदद कर सकते हैं सर? सच बोलकर। शिव कहाँ है? पता नहीं, कल मिला था हमको, इसके बाद दिखा नहीं। तो फोन कीजिए भाई और स्पीकर पर डालिएगा। बंद आ रहा है। जानता हूं, क्योंकि वो मीना के साथ है। मीना और शिव का अफेयर कब से चल रहा है? अफेयर नहीं, शिव का मीना के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है। तो किसके साथ चल रहा है? देख ब्रजेश, ऐसा है कि सर को ना प्यार से बात करने की आदत है, बड़ी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें करने की आदत है, और हाथ पैर तोड़ने की जो ड्यूटी है ना, वो सर ने मुझे दे रखी है। जो कुछ भी जानता है सच सच बता दे, वरना तेरे हलक में हाथ डाल के ना मैं सच निकाल लूंगा। समझ में आया? ये सच बोल रहा है? मीना घर वापस आ गई है? शिव और मीना का शायद कोई अफेयर भी नहीं है, तो फिर किसके साथ है? ब्रजेश, ये शिव का दिव्या के साथ अफेयर है? जी। तुम जाओ। सर, इस सुधा और मीना को बुलाओ। जी सर। जब भी कभी समाज के नियमों से बनाई गई लक्ष्मण रेखा लांघी जाती है, कोई ना कोई अपराध जरूर होता है। दिव्या ने अपने सगे मामा से प्यार किया था और उनके इस रिश्ते को उनका समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। शिव, तुम ठीक हो शिव? पता हम कितने परेशान हो गए थे, हमें लगा पुलिस में कहीं तुम देख तो नहीं लो। हेलमेट पहन के गए थे कि कोई हमें ना देखे। खाना लेके आए, खा लो। आई लव यू शिव। दिव्या, ये सही नहीं है। हमें तुम्हारे घर वालों को जाकर सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। क्या बता देंगे? हाँ, कि तुमने हमारे प्यार के लिए हमारी दादी, पापा और भाई को जहर दे दिया। पुत्र को अपना। देखो शिव, देखो, हम जानते हैं हमारा साथ ज्यादा दिन के लिए नहीं है, एक ना एक दिन पुलिस हमें पकड़ लेगी, पर शिव, हम जितने दिन साथ हैं, हम सिर्फ तुम्हें प्यार करना चाहते हैं, बहुत प्यार। पागल हो गई हो? हाँ, हम पागल हो गए। पर अगर प्यार में पागल नहीं हुए तो खाक प्यार किया। खाना खा लो। हमने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। आपने हमसे पूछा कि मीना का शिव के साथ कुछ चल रहा है, तो हमने कहा नहीं।
अगर अपनी दिव्या के बारे में पूछा होता तो उसका जवाब कुछ और होता। हम 2 बहनें थी। हमारे माँ बाप ने बहुत व्रत उपवास किए, बहुत मन्नतें मांगी, तब जाके उन्हें बेटा हुआ। शिव, आई लव यू शिव। हम तुम्हारे बिना 1 मिनट नहीं रह सकते। शिव, शिव, तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज है क्या नहीं? अरे ये तुम्हारी भांजी है। मम्मी प्लीज, आप शिव को कुछ मत कहिए। हम इससे प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तुझे कोई लाज शर्म नाम की चीज है कि नहीं? ये क्या अनाप शनाप बक रही है तू? अरे ये तेरा मामा है, वो भी सगा। और हमारे पति को जब पता चला तो दिमाग चलता है इसका, तुमको कोई नहीं लगाने के लिए। अम्मा आज हम इनका इश्क ना, इसका भूत उतार देंगे इनके माथे से, सबक सिखा देंगे। आपको जितना मारना में मार लीजिए, पर हम प्यार करते हैं शिव से और उसी से शादी करेंगे, वरना हम अपनी जान दे देंगे। तुमको जरा सी भी शर्म नहीं आई अपनी ही सगी भांजी के साथ ऐसा करते हुए? जिया जी हमने कुछ नहीं किया, दिव्या हमसे प्यार करती है और हमें भी इसमें कुछ गलत नहीं लगता। अरे तुम तो आदमी ही गलत हो, तो तुमको गलत क्या लगेगा इसमें? निकल। जिया जी बात तो सुनिए। जिया जी क्या बहुत गलत सुनेगा। निकल। तो मीना जी आप कहाँ थी? मतलब लैब के बाद आप कहाँ चली गई थी? कैसे लैब? जी माँ ने कहा था। हाँ सर, हमने ही मीना को फोन किया था। हमारी बात सुनो, क्योंकि हम जानते थे कि आप इससे मिलकर बहुत सारे सवाल करेंगे, इसलिए हमने इसे घर बुला लिया। तो दिव्या कब गई थी? सुबह ही गई थी जब मीना काम पर निकली थी। वो लैब से हमारी दोस्त का कॉल आया था, कह रही थी कि लैब की यूनिफॉर्म चेंज हो गई है, तो पुराना वाला वापस करके नया लेना होगा। हम भी चलते साथ। हाँ चल। तूने तो कहा था ना कि बैग में यूनिफॉर्म है, इसका मतलब उसमें दिव्या के कपड़े थे, उसे तूने लगाया। हमने भगाया दिव्या को, क्योंकि हम जानते हैं प्यार क्या होता है और प्यार छूट जाने पे कैसा लगता है, ये भी हम जानते हैं। हम अल्ताफ से कितना प्यार करते थे, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आपने, दादी ने, पापा ने हमारी शादी नहीं होने दी ना उससे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी दूसरे धर्म का था। हमारा प्यार अधूरा रह गया माँ, इसीलिए हमने अपनी बहन का प्यार पूरा किया। कम से कम अब तो हमारी बहन खुश रहेगी। जब शिव ने अपने प्यार के लिए इतना सब कुछ किया तो बिरयानी में जहर भी उसी ने मिलाया होगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। शिव ने हमें बताया था कि उसे ऐसा कुछ नहीं। दीदी हम जानते कि पुलिस हमारे बारे में पूछताछ कर रही है, लेकिन हम आपको सर की कसम खा के कहते हमने कुछ नहीं किया दीदी। हम जानते हैं, पर भगवान के लिए तुम हम सबसे दूर रहो। तुम्हारे दिव्या के बारे में अगर लोगों को पता चल गया ना तो बहुत बदनामी होगी। अगर शिव ने नहीं किया तो दिव्या ने किया होगा। दिव्या ने बिरयानी में जहर मिलाया, दोनों की मिली भगत थी, दोनों ने पूरी फैमिली का मर्डर प्लान किया था। सर, थर्मोमीटर से मर्क्यूरी निकालने का आइडिया मीना का नहीं था, दिव्या का था। उसी ने खाने में मर्क्यूरी मिलाई। मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ। ये दूसरी, फिर ये फुटेज। सर, ऐसे कुल मिला के 39 केमिस्ट शॉप्स की सीसीटीवी फुटेज हमने कलेक्ट किए। सारे फुटेज में दिव्या हर एक दुकान से एक एक थर्मोमीटर खरीदते हुए दिख रही है। उसने एक एक दिन करके एक एक थर्मोमीटर खरीदी, उन सबको तोड़ा और बिरयानी में मरकुरी मिला दी। सर, फरीदाबाद में एक मर्डर हुआ है, विक्टिम की फोटो सर्कुलेट की है वहां की पुलिस ने। शिव जैसा लग रहा है सर, ये देखिए। सर आप लोगों ने जिस लड़के का फोटो सर्कुलेट किया था वो यही है, इसीलिए मैंने तुरंत आपको इन्फॉर्म किया। इसे यहाँ नहीं मारा गया है, बल्कि मारने के बाद यहाँ लाके डंप कर दिया है। किसने मारा होगा इसे? शायद दिव्या।
हो सकता है शिव को ये बात पता चल गई थी कि दिव्या ने ही बिरयानी में मरकरी मिलाई है। हाँ, इसकी वजह से शिव ने दिव्या को छोड़ना चाहा और गुस्से में आके दिव्या ने शिव को मार दिया। ऐसे कैसे डंप कर सकती है? सर, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम यहाँ एक ऐसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जिसने जहर देके अपनी पूरी फैमिली को मारने की कोशिश की। उसके लिए तो कुछ भी पॉसिबल है सर। दिव्या और ये दोनों भागकर यहाँ आए थे, तो हो सकता है सुधा जी का कोई घर यहाँ हो या कोई रिश्तेदार हो। जी नहीं, फरीदाबाद में ना ही हमारा कोई घर है और ना ही कोई रिश्तेदार। अब लेकिन ब्रिजेश वो फरीदाबाद का है। ब्रिजेश? जी, वो वहीं का रहने वाला है। उसके पापा की मौत के बाद वो यहाँ उसके चाचा के पास रहने आ गया था, लेकिन वहाँ पे अभी भी उसका घर होगा शायद। क्या हुआ? कहा इतना परेशान हो रही हो? सब कुछ वैसे ही तो हो रहा है जैसा तुम चाह रही थी। तुम शादी करना चाह रही थी, हो तो रही है तुम्हारी शादी, बस दूल्हा बदल गया है। और सुनो ना, अब जल्दी से ये पहन लो और रेडी हो जाओ। कभी नहीं, हम तुम जैसे घटिया इंसान के साथ कभी शादी नहीं करेंगे। हम पुलिस को सब बता देंगे। आने दो पुलिस को, और जब तुमको पकड़ के ले जाएगी ना, तुम्हारे वो क्या भाई दादी और प्यारे से पापा की मारने के जुर्म में, और अब तो वो शिव, उसकी भी मौत का इल्जाम ना तुम्हारे सिर पे है। कैसे रह पाओगी जेल में? हाँ, ब्रिजेश कहाँ है? बाहर गया है कहीं। उसकी बाइक तो यही है। झूठ मत बोलिए, सच सच बोलिए, ब्रिजेश है कहाँ? झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, अपने चाचा की कार लेके फरीदाबाद गया है, घर है हमारा वहाँ। अच्छा, एड्रेस दीजिए। जल्दी शादी कर लेते हैं, हमको सुहाग रात होना भी बहुत जल्दी। गाड़ी का नंबर नोट करो, UP 14K 3490 सिल्वर डिजायर। अगर मुझे अपनी जान नहीं बना सकती हूँ ना तो मत बनाओ, लेकिन एक रात के लिए मेरी। हमसे शिव से प्यार करते और हमेशा करते रहेंगे। हमने तुम्हारे कहने में अपने परिवार को जहर दिया, शिव के साथ रहने के लिए, तुम्हारे साथ नहीं। हमने कभी तुम्हें इस नजर से नहीं देखा और अब तो तुमसे नफरत करते हैं, नफरत। तुमको अपने परिवार को मारना था, हमने आइडिया देना वो बिरयानी में मरकरी मिलाने का। अरे आइडिया नहीं, हमने खुद अपने हाथों से बिरयानी में मरकरी मिलाई थी। हमसे शिव से प्यार करते और हमेशा करते रहेंगे और अब तो तुमसे नफरत करते हैं, नफरत। लेके जाओ इसे। हाँ, हमने ही दिव्या को बोला था वो थर्मोमीटर लाने के लिए। थर्मोमीटर से मरकरी हमने निकाली थी। मम्मी बिरयानी आ गई। दिव्या, वो बिरयानी अंदर ले आ। तो क्या माँ, सौरभ को कोई काम बोलो ना, सारे काम हम ही करें। अरे जाना यार, औरतों के काम मर्द नहीं करते, लेके आ चल। दिव्या ने तो गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध रखी थी। उसने तो ये भी नहीं देखा जिस परिवार को वो जहर दे रही है उसे कितना प्यार करता है। और मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होते हुए जरूर देखना चाहूंगा। ब्रिजेश को उसके गुनाह के लिए उम्र कैद की सजा हुई और दिव्या ना तो नादान थी
नहीं ना समझ, उसे अपने सगे मामा से प्यार किया था और उस प्यार की खातिर उसने अपने पूरे परिवार को मारने की कोशिश की और कहीं ना कहीं उसी की जिद की वजह से दिव्या के मन में क्या चल रहा था ये पूरे परिवार को पता था। दिव्या का स्वभाव उन्हें बार बार दस्तक दे रहा था, जिसे सुनना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। गलत इंसान से या गलत रिश्ते से बंधने की कोशिश हमें गलत रास्ते पर ले जाती है, जिसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। इसी के साथ ही मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा एक नए केस के साथ। सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें